नेता प्रतिपक्ष के तौर पर एलओपी राहुल गांधी जी भी जाते हुए वहां दिखाई दिए। और एक तस्वीर जो वायरल होती है जिसमें ये दिखाया जा रहा है, आप देख भी सकते हैं कि राहुल गांधी जी सबसे आखिरी 5वीं पंक्ति में जो है बैठे हुए हैं। उसी को लेकर के अब अलग सा माहौल बना हुआ है। बताइए जा रहा है कि ये एलओपी का जो है अपमान किया गया है, उनके पद का अपमान किया गया है, इस तरीके से आवाज उठाई जाए। पहले मेरा अनुराग यही सवाल रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का आज करीब 80 से 82 मिनट का भाषण आपने सुना क्या, और उसमें नया क्या सुनने को मिला? देखिए, मैं अपनी बात एक लाइन से शुरू करूंगा कि नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमीन पर वो फिर चांद तारों की बात करते हैं, 14 से 24 तक बस्तियां लूटने वाले फिर लाल किला की प्राचीन भूमि से सुधारों की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो मानसिकता थी, वो साफ तौर पर झलक रही थी कि उनके मन में क्या है। उन्होंने बहन बेटियों पर जब बात की तो मुझे हंसी छूट रही थी। बेशर्मी की सारी हदों पार करते हुए आप बताइए कि प्रज्वल रेवन्ना को बचाने वाले, ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचाने वाले, राम रहीम और आसाराम को बचाने वाले लोग जब बहन बेटियों की रक्षा पर बात करते हैं तो शर्म आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तमाम उन तथाकथित आरोपियों को बचाने का काम करते हैं, लेकिन जब जनता के सामने पहुंचते हैं 15 अगस्त जैसे मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहन बेटियों के मुद्दों पर बात करते हैं। आप बताइए कि राहुल गांधी जी को 5वीं कतार में बैठा दिया गया। नेता प्रतिपक्ष के थे, उनका तो कैबिनेट मंत्री के बिल्कुल बराबर में पद होना चाहिए, लेकिन इनकी जो कुंठित मानसिकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जानते हैं कि मैं उनसे नजर नहीं मिला सकता हूं। हिम्मत नहीं है कि नजर से नजर मिला के राहुल गांधी से कोई सवाल कर ले या उनके सवालों का जवाब दे दें। ये अपमानित करने का उनका एक जरिया था कि 5वीं सीट पर बैठा लो, लेकिन वो बेखौफ और निडर होकर वहां पर भी बैठा रहा। लेकिन अनुराग जी, इस पे जो है और रक्षा मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया है और सफाई देते हुए कहा गया है कि पहले ही जो है आगे की जो 2 पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां हैं, वो ओलंपिक विजेता जो है, जो मेडल जो जीत करके लाए हुए खिलाड़ी हैं, उनके लिए जो है इंतजाम किया गया था। तो कहाँ बैठा थे? देखिए, 2 थी और 5वें पंक्ति में क्यों बैठाया गया? सबसे बड़ा सवाल यह है, इनके मन की जो कुंठित मानसिकता है, उस मानसिकता को भाजपाइयों को समझना बहुत जरूरी है। इनकी जो मानसिकता है बहुत ही छोटी मानसिकता, कुंठित मानसिकता जिसको कहते हैं, वही हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को किसी न किसी रूप से पीछे दिखाना चाहती है, लेकिन देश की जनता ने राहुल गांधी को अपना नेता माना और प्रतिपक्ष का नेता बन चुके हैं वो, क्योंकि जनहित के मुद्दों पर बात करते हैं। और टीवी मीडिया भी चाहता था कि अगर आगे जो बैठ जाते तो उनको बार बार दिखाना पड़ता। अगर मोदी जी चाहते हैं कि आगे बैठे तो वो आगे बैठ सकते थे। लेकिन राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार लाल किला पर गए, ये नजारा देख आपके मन में क्या था? अरे साहब, 29 में वो झंडा भी फहराएंगे, परेशान मत होइएगा। क्योंकि अभी और हो सकता है कि एनडीए जो गठबंधन है वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि इनके अंदर फूट पड़ी हुई है। वो चाहे नीतीश चाचा का हो, चंद्रबाबू नायडू का हो, या इनके जितने भी एनडीए के घटक हैं उनका हो, एक दूसरे से कोई खुश नहीं, एक दूसरे का चेहरा देखना कोई पसंद नहीं कर रहा है आज के समय पर। बस एक गांव की मेरे कहावत है कि खिसियान बिलार खंभा नोचे, तो बस वही है। लग रहा है इस तस्वीर को देख करके अनुराग भाई कि कौन किससे नजर चुराने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मोदी जी बिल्कुल हमेशा पहुंच जाते हैं। अभी आपने जल्दी में ही एक तस्वीर देखी होगी जो सदन खत्म होने के बाद में चाय पी रहे थे लोग, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह पे 12 बज रहा था और राहुल गांधी जी वहां भी निडर और निष्भाव से बिल्कुल हंस रहे थे, बेखौफ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत नहीं हुई कि उनसे नजर मिला पाए। तो वैसे ही लाल किले की प्राचीन भूमि पर भी था। जो जनता चाहती है ना, जो जनता हमेशा राहुल गांधी को आगे देखना चाहती है। भाजपा शुरू से, भाजपा और भाजपा का आईटी सेल हमेशा राहुल गांधी को पीछे करता आया है, लेकिन देश की जनता ने राहुल गांधी को अपने दिल में बैठा रखा है, अपने दिमाग में बैठा रखा है, अपने मन में बैठा रखा है। उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको पीछे नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी ने जो दलितों के, किसानों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, युवाओं के, महिलाओं के, किसानों के दिल में जगह बना ली है। वो चाहे 5वीं सीट पर उनको बैठाया जाए या 50वीं सीट पर, लेकिन जो युवा राहुल गांधी को लेकर सोचता है वो वही सोचेगा। जो किसान राहुल गांधी को लेकर सोचता है, किसान वही सोचेगा। जो जवान एक सोचता है राहुल गांधी को लेकर, वो वही सोचेगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी भ्रष्टाचार को लेकर के बात कर रहे थे, परिवारवाद को लेकर उन्होंने बात की। हाँ, परिवारवाद पे भी बात किया, भ्रष्टाचार पे भी बात किया। जब भी भ्रष्टाचार पे बात कर रहे थे तो मुझे अजीत दादा की याद आई। जब भ्रष्टाचार पे बात करते हैं तो मुझे अडानी की याद आ जाती है, अंबानी की याद आ जाती है, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या की याद आ जाती है। जब भी परिवारवाद पे बात करते हैं तो मुझे जयशाह का गोल गोल चेहरा घूमने लगता है।
पंकज सिंह का चेहरा याद आ जाता है, पीयूष गोयल का चेहरा याद आ जाता है। क्या ये लोग इनके परिवार के नहीं हैं? मतलब मीठ मीठ गुप और तीत तीत थूक, पूतो मीठ भतरो मीठ। भाजपा की जो मानसिकता है वो जग जाहिर है सर। ये अपने परिवारवाद पे तो बात नहीं करते हैं। जैसा का पापा राजनीति में है कि नहीं है, पंकज सिंह का पापा राजनीति में है कि नहीं है, पीयूष गोयल का पापा राजनीति में है कि नहीं है, इन लोग अब बताइए बृजभूषण का बेटा राजनीति में है कि नहीं है? इन लोगों का परिवारवाद नहीं है। अच्छा अनुराग जी, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया, तो आप इस भाषण को कैसे देखते हैं? क्या इसमें भी जो है कहीं ना कहीं राजनीति की गई है पूरे भाषण में? देखिए, हर जगह भारतीय जनता पार्टी हमेशा राजनीति करती है। 24 घंटा सुबह उठती है, वहां से राजनीति इनकी शुरू हो जाती है। युवा के रोजगार की बात इनसे मत करो, महंगाई पर बात इनसे ना करो, भूखमरी पर इनसे बात ना करो, जो देश में महिलाओं के साथ में शोषण हो रहा है उन पर बात ना करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए ना। वैसे तो चुनाव के समय पर देवी स्वरूपा कह रहे थे, क्या मुजफ्फरपुर में जो बेटी के साथ में हुआ, कोलकाता में बेटी के साथ में हुआ, उस पर उनको वो केंद्र बिंदु होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज भी तो महिलाओं का जिक्र करते उन्होंने कहा कि जो भी इस तरीके से भक्ष घटनाएं कर रहे हैं उनको जो है बख्शा नहीं जाना चाहिए, कड़ी से कड़ी जो उनको सजा मिलनी चाहिए। देखिए, एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं पत्रकार महोदय कि इनके पास हिंदू मुसलमान का कोई एंगल नहीं है। अगर यही हिंदू मुसलमान का एंगल होता तो भारतीय जनता पार्टी और पूरा भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल उतावला हो जाता। जिस प्रकार से कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ में हुआ है वो काफी शर्मनाक है। आप बताइए कि मुजफ्फरपुर में जो दलित परिवार की लड़की के साथ में हुआ वो काफी शर्मनाक है। लेकिन भाजपा का वहां पे एनडीए की सरकार है बिहार में, इन लोगों की चुप्पी नहीं टूट रही है। ये नीतीश सरकार की फेलियर है। और हम लोग तो बिना राजनीति किए, वो चाहे ममता बनर्जी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, बिना राजनीति किए महिलाओं के साथ में अगर शोषण होगा तो हम लोग आवाज उठाते रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तब बोलती है जब वहां पे वो मुद्दा देखती है कि हिंदू मुसलमान है या कांग्रेस का कोई नेता उसमें शामिल है। तो आपने अयोध्या की घटना को देखा होगा पत्रकार महोदय, आपने अयोध्या की घटना को देखा होगा जिसमें मोइन खान शामिल था। योगी सरकार का बुलडोजर भी हावी हो गया, होना भी चाहिए, क्योंकि बेटियों के साथ में गलत करने वाले को बख्शा नहीं जाना चाहिए। आप बताइए कि अयोध्या से लाइटें चोरी हो गई, वैसे राम राज्य है। अब राम राज्य में सब कुछ गायब हो रहा है। अच्छा अनुराग भाई, आप एक बात बताइए कि ओवरऑल प्रधानमंत्री मोदी जी का आज का जो भाषण था कितना मतलब आप इसमें देख सकते हैं कि क्या चीज बोलना चाहिए था और क्या चीज वो नहीं बोल पाए, और आगे जो इस पे और ध्यान रखना चाहिए था? क्या कुछ ऐसा था जो आप सुनना चाह रहे थे वो शायद बोल नहीं पाए? देखिए, आप एक चीज पहले बताइए कि इस देश की रीढ़ को मजबूत करने में सबसे ज्यादा योगदान है किसान का। किसान हित की बात भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती है और ना ही किया। आप बताइए कि इस देश में जो सेना है हमारी उसको अग्निवीर बना रहे हैं, अग्निवीर पे उन्होंने बात नहीं की। इस देश में महिलाओं को सुरक्षित करने के सशक्त और घटनाओं पे तो उन्होंने बात की कि जीत रही हैं, ये कर रही हैं, फलाना कर रही हैं, ढिमकाना कर रही हैं, लेकिन उनको सशक्त कैसे बनाया जाए उस पर उन्होंने बात नहीं की। प्रज्वल रेवन्ना और बृजभूषण जैसे आरोपियों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पे नहीं बोले। भ्रष्टाचार पे इन्होंने बात की, लेकिन अडानी के भ्रष्टाचार पर इन्होंने बात नहीं की, अंबानी के भ्रष्टाचार पर बात नहीं की, माधवी भुज के भ्रष्टाचार पर इन्होंने बात नहीं की, जो सेबी की प्रमुख है। उन तमाम मुद्दों पर ये बात नहीं करेंगे। ये कांग्रेस, उनके परिवारवाद और भ्रष्टाचार, इन्हीं तथाकथित मुद्दों पर बात करेंगे। आप प्रधानमंत्री मोदी जी के इस भाषण को 10 में से कितना नंबर देना चाहते हैं? मैं अपनी कलम ही नहीं चलाऊंगा भाई, मैं अपनी कलम ही नहीं चलाऊंगा, क्योंकि कलम पर भी इस निकम्मी सरकार ने 12% का टैक्स लगाया है और स्टेशनरी पर 18% का टैक्स लगाया है। तो लिखने के लिए कलम की आवश्यकता है और जिस पर लिखेंगे उसको कॉपी की आवश्यकता है। तो कॉपी पर 18% की जीएसटी और पेन पर 12% की जीएसटी लगाने वाली सरकार को मैं 10 में से एक भी नंबर नहीं दूंगा। चलिए, एक तो सवाल है अनुराग भाई, आप इसको कैसे देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी पहली बार वहां गए और नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद और जो है 5वीं पंक्ति में बैठते हैं और उस पर सरकार की तरफ से सफाई भी आ रही है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या राहुल गांधी जी को और उनके चाहने वालों को इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि वो 5वीं कतार में बैठे हुए हैं? बिल्कुल, एक डरा हुआ राजा मरा हुआ लोकतंत्र ही नहीं बल्कि सौतेलेपन का व्यवहार भी करता है। ये आज लाल किला की भूमि से
बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या भाजपा का मंत्रिमंडल चाहता तो उनको अगली कतार में, दूसरी कतार में, तीसरी कतार में भी रख सकता था, लेकिन उन्होंने पीछे दिखाने के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फोटो जीवी हैं, ये आपको भी मालूम है। ये राहुल गांधी जी के साथ में जो हुआ है बिल्कुल गलत है। सरकार बदलेगी, किसी न किसी दिन सरकार बदलेगी, और जिस दिन सरकार बदलेगी तो ये 5वीं में बैठाए थे, इनको 50वीं पंक्ति में बैठाया जाएगा। चलिए, राहुल गांधी जी जिस तरीके से आज जो लाल किला की प्राचीर पे पहुंचते हैं, आप इसको कैसे देख पा रहे हैं और आगे कहां तक आप देखना चाहते हैं? देखिए, अभी तो नेता प्रतिपक्ष बनकर गए हैं और 29 में, और हो सकता है कि 25 तक भाजपा की सरकार भी गिरने वाली है। तो सरकार गिरने के बाद में राहुल गांधी जी हो सकता है कि 2025 के अगस्त में हो सकता है राहुल गांधी जी झंडारोहण करें। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, समय बदलेगा। बाकी 29 में तो कंफर्म है। जी, एक आखिरी सवाल अनुराग भाई कि देश के युवाओं को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी बड़े चिंतित दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि हमारे देश का जो युवा है, अब वो जो है वो धीरे-धीरे पकड़ा चलने का नहीं चल इरादा नहीं रहा है। रखता है। देश वो के युवा देश की इतना में ही चिंता होती, छलांग लगाने का इरादा। देश के युवाओं की इतनी ही चिंता होती तो इतना हद तक ना गिर जाते कि पकौड़ा तलना रोजगार है। देश के युवा की चिंता वो आदमी करेगा, वो सिर्फ जैसा की चिंता करते हैं और अडानी की चिंता करते हैं। अपने मित्रों को कैसे बचाया जाए, अपने पार्टी के नेताओं को कैसे बचाया जाए, उनकी चिंता करते हैं। अगर ये युवा की चिंता करते तो ये अग्निवीर जैसी योजना न लाते। अगर ये युवा की चिंता करते तो हर साल वैकेंसी निकालते। अगर युवा की ये चिंता करते तो युवाओं को रोजगार देते। युवाओं को मजबूर कर देने का काम किया है। आज युवा अगर आत्मदाह कर रहा है, अगर चोरी कर रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा फेलियर है। ये 2014 में जब आए थे तो बहुत हुआ, युवाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार का नारा लेकर आए थे। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। इन्होंने बोला कि सबको रोजगार, हर हाथ को काम देंगे। साहब, इन्होंने हर हाथ को काम नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ युवाओं को छलने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से अब युवाओं के प्रति अगर एक भी शब्द बोलते हैं तो शोभा नहीं देती है। जब तक ये 2 करोड़ रोजगार नहीं दे देते हैं, तब तक ये युवाओं के बारे में बोलने का इनको अधिकार नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, आपने बेशकीमती समय निकाल करके हमारे दर्शकों को दिया। फिलहाल राहुल गांधी जी जिस तरीके से 5वीं पंक्ति बैठते हैं, उसको लेकर के विपक्षी पार्टियों ने अब कहना शुरू कर दिया है कि ये किस तरीके की मानसिकता है। क्या नजर को जो है नजर नहीं मिलाना चाहते, इसीलिए उनको पिछली पंक्ति में बैठाया गया। और दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी सिर्फ राहुल गांधी जी लाल किले तक पहुंचे हैं। ऐसा समय भी आएगा जब लाल किले की प्राचीर से वो जल्द ही भाषण भी देंगे। फिलहाल अनुराग ओझा की इन बातों को सुन करके आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।